बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों को पी ब्लॉक तत्वों के विषय में पढ़ना है कि पी ब्लॉक तत्व क्या होते हैं या बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना इम्पोर्टेंट है, इन सब विषयों में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक जर्नल और पीरियोडिक टेबल बना के दिखाऊं तो आपकी कुछ इस शेप में पीरियोडिक टेबल बेटा होती है। ये आपके लिए एक जर्नल पीरियोडिक टेबल है। इनको हम लोग एस ब्लॉक बोलते हैं बेटा, इनको हम लोग डी ब्लॉक बोलते हैं, और जो यहाँ पे होते हैं बेटा इनको हम लोग पी ब्लॉक बोलते हैं। और ये जो नीचे वाले ब्लॉक होते हैं, इसमें दो होते हैं समूह, इसको हम लोग एफ ब्लॉक बोलते हैं। तो आपको जर्नल पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा एनालिसिस होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक किधर होते हैं, डी ब्लॉक कहाँ पे होता है, पी ब्लॉक कहाँ पे होता है और एफ ब्लॉक कहाँ पे होता है। तो हमको ये पता चल गया कि जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है उसके दाएं तरफ जो भी होगा वही आपका पी ब्लॉक कहलाएगा। ये दाएं तरफ होगा आपके लिए बेटा, दाएं तरफ में लास्ट के दाएं तरफ में जो होता है उसको पी ब्लॉक बोलते हैं। ये आपको समझ में आएगी। अब हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल ये आता है कि पी ब्लॉक के तत्व किन्हें कहते हैं। पहला सवाल जो आपके सामने आता है बेटा वो ये आता है कि पी ब्लॉक तत्व का क्या मतलब है, किन्हें कहते हैं। तो वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में जाता है पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में जाता है उसको आप लोग पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। पहली बात ये आ गई। अगर हम आवर्त सारणी में बात करें तो पी ब्लॉक को आवर्त सारणी में दाएं तरफ रखा गया है। कहाँ पे रखा गया भैया, दाएं तरफ। ये देखिए ये आवर्त सारणी मैंने जनरल बनाई, ये पी ब्लॉक देख लीजिए दाएं तरफ है। आवर्त सारणी के किधर बेटा, दाएं तरफ रखा गया है। ये पॉइंट भी हो गया सही है। अगले पॉइंट की बात करें तो बोला गया है कि इसमें कुल 6 वर्ग होते हैं। इसमें बेटा कुल कितने वर्ग होते हैं, 6 वर्ग होते हैं, जो कि वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 के तक होते हैं। ये जो बेटा यहाँ से पी ब्लॉक चलो इसके अंदर 6 वर्ग होते हैं बेटा। कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से पहला होता है वर्ग नंबर 13, ये समूह, वर्ग और समूह एक ही बात होती है। वर्ग 13 से लेके वर्ग 18 तक के जितने भी आपके तत्व होते हैं उन सबको पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अगला पॉइंट आपको ये याद होना चाहिए। पी ब्लॉक में हीलियम एकमात्र ऐसा तत्व है जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में जाता है फिर भी पी ब्लॉक में रखा जाता है। क्योंकि अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि पी ब्लॉक के तत्व वो होते हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में जाता है, परंतु पी ब्लॉक का एक तत्व हीलियम ऐसा होता है जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में न जाकर के एस उपकोष में जाता है। कहाँ पे जाता है बेटा, एस उपकोष में जाता है, लेकिन फिर भी हम उसको पी ब्लॉक में ही रखते हैं। ठीक, अब मैं आपके लिए पूरा पी ब्लॉक बना के दिखा देता हूँ कि पी ब्लॉक में क्या क्या होगा, कैसे क्या होगा, ध्यान से समझिएगा बेटा। ठीक, तो समूह 13 से लेकर के समूह 13 से समूह 18 तक के तत्वों को हम लोग पी ब्लॉक बोलते हैं। समूह बोलिए वर्ग बोलिए दोनों एक ही बात होती है बेटा। समूह बोलिए या वर्ग बोलिए दोनों एक ही बात होती है। जैसे हमने बाल डाला बेटा वर्ग नंबर 13, ठीक है बेटा, ये हो गया वर्ग 13। इसको अगर हम नाम दे देते हैं वर्ग 14, इसको नाम दे देते हैं वर्ग 15, इसको नाम दे देते हैं वर्ग 16, इसको नाम दे देते हैं बेटा वर्ग 17, और इसको नाम दे देते हैं वर्ग 18। एक बात क्लियर कट रखिएगा, चाहे वर्ग लिखूं या समूह, आपके लिए वो दोनों ही चीजें एक ही होंगी। वर्ग आपके लिए क्या होगा बेटा, समूह के बराबर होगा। मैं समूह लिखूं कहीं पे वर्ग लिखूं, तो इसको लेकर के कंफ्यूज नहीं होना कि सर कहीं समूह लिख रहे हैं कहीं वर्ग लिख रहे हैं। तो याद रखना दोनों एक ही चीज है, आप किसी भी चीज को वहां पे रख सकते हैं, वर्ग लिख दीजिएगा चाहे समूह लिख दीजिएगा। अब बात करते हैं वर्ग नंबर 11 के तत्वों की। तो वर्ग नंबर 13 में बेटा आपके पास होते हैं बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और टेलुरियम। ठीक बेटा, ये आपके होते हैं वर्ग 15 में। वर्ग 13 में, वर्ग 14 की बात करें, कार्बन, सिलिका, जर्मेनियम, टिन और लेड बेटा। ठीक, ये आपके हो गए वर्ग नंबर 14 के तत्व। अभी मैं बताऊंगा कैसे याद करना है, इसलिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। आपको एक एक पॉइंट इसमें समझाया जाएगा कैसे याद करना है, कैसे क्या करना है। अगर हम वर्ग 15 की बात करें तो इसमें होता है बेटा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक, अगर हम लोग बेटा वर्ग 16 की बात करें, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलोनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ठीक बेटा, वर्ग 17 की बात करें तो यहाँ पे होता है बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। ठीक बेटा, अगर हम वर्ग 18 की बात करें तो सबसे पहले हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, और बेटा रेडॉन। ठीक, ये आपके टोटल 18
वर्ग नंबर 13 से लेकर वर्ग 18 तक के तत्व हैं जिनको आपको लर्न रखना है कि वर्ग 13 में कौन कौन से तत्व होते हैं, वर्ग 14 में कौन कौन से तत्व होते हैं, वर्ग 15 में कौन कौन से तत्व होते हैं, वर्ग 16 में कौन कौन से होते हैं, वर्ग 17 और वर्ग 18 में कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे एक बात विशेष याद रखिएगा, वर्ग 13 और वर्ग 14 क्लास 11 का पार्ट है, तो इसको मैं इस विषय पे ज़्यादा आपको डिटेलिंग से नहीं बताऊंगा, लेकिन हम वर्ग 15 से लेकर के वर्ग 18 तक की पूरी डिटेल से बात करेंगे जो कि हमारे 12th बोर्ड में है। अगर आपको इस ब्लॉक के विषय में या तत्वों के विषय में, वर्ग और समूह के विषय में और अधिक जानना है तो आप इसी के प्ले लिस्ट में जाएंगे चैनल के, तो आपको एक चैप्टर होगा आवर्त सारणी, वहाँ पे मैंने इस चीज़ को पूरा डिटेल से कराया हुआ, आप क्लास 11 का चैप्टर वहाँ पे जाकर के इसके विषय में बेसिक जानकारी अगर और भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग सीधे बात करेंगे वर्ग नंबर 15 से, जो कि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मैं कोर्स करा रहा हूँ ये केवल और केवल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है, क्या कि बोर्ड में हम लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स केमिस्ट्री में ऑब्टेन कर सकें। तो यहाँ तक बात हो गई कि वर्ग 15, 16, 17, 18 हमको पढ़ना है इस चैप्टर में बोर्ड के प्रिपरेशन से। 13 और 14 जो वर्ग हैं ये आपके क्लास 11 का पार्ट, तो इसको नहीं पढ़ेंगे। तो इस तरह का आप बना लिए। अब चलिए कुछ और बातें कर लेते हैं बेटा। जैसे यहाँ से हम बात करें वर्ग 13 की बेटा, तो वर्ग 13 का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो बेटा पी उपकोष में जाता है और P1 होता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है पी उपकोष के में प्रवेश करता है उसको P1 कहते हैं, ठीक बेटा। और इस वर्ग का जो नाम होता है 13 का, इसको बेटा आप लोग बोरान फैमिली कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा? बोरान फैमिली कहते हैं। इसको हम लोग बोरान फैमिली कहते हैं, इस बात को याद रखना। इसी तरह से अगर हम बात करें बेटा वर्ग 14 की, तो इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो P2 उपकोष में जाता है। किसमें जाता है बेटा? P2 उपकोष में जाता है, और इसको हम लोग कार्बन फैमिली बोलते हैं, कार्बन फैमिली बोलते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें वर्ग 15 की, किसकी बात करें बेटा? वर्ग 15 की, तो इसको हम लोग नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो P3 उपकोष में जाता है। वो कहाँ जाता है बेटा? आपका P3 उपकोष में जाता है। जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो आपका P3 उपकोष में जाता है, और इसको हम लोग नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। वर्ग 15 को क्या बोलते हैं बेटा? नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। वर्ग 15 को हम लोग नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। इसी तरह वर्ग 16 की बात की जाए तो इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है P4 उपकोष में जाता है। कहा जाता है बेटा? P4 उपकोष में जाता है, और इसको हम लोग ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। इसको हम लोग ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें बेटा वर्ग 17 की, तो वर्ग 17 को हम का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो P5 उपकोष में जाता है। वो आपका P5 उपकोष में जाएगा। वर्ग 17 का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो P5 उपकोष में जाएगा, और इसको हम लोग हाइलोजन फैमिली बोलते हैं। हाइलोजन फैमिली बोलते हैं, इनको हम लोग हाइलोजन फैमिली बोलते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं वर्ग 18 की, तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन P6 उपकोष में जाता है। कहाँ पे जाता है बेटा? P6 उपकोष में जाता है, और इसको हम लोग नोबेल गैसेस बोलते हैं। नोबेल गैसेस बोलते हैं, नोबेल गैसेस बोलते हैं, ठीक। तो इस तरह से आपकी टोटल जो आपके वर्ग हैं 13 से लेकर के 18 तक, उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में जाएगा और उस वर्ग का क्या नाम होगा, मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया, इनको याद रखना है। वर्ग 13 को बोरान फैमिली, वर्ग 14 को कार्बन फैमिली, वर्ग 15 को नाइट्रोजन फैमिली, वर्ग 16 को ऑक्सीजन फैमिली, वर्ग 17 को हाइलोजन फैमिली, और वर्ग 18 को नोबेल गैसेज बोलते हैं। वर्ग 13 का अंतिम इलेक्ट्रॉन P उपकोष में P1 में, वर्ग 14 का अंतिम इलेक्ट्रॉन P2 उपकोष में, वर्ग 15 का अंतिम इलेक्ट्रॉन P3 उपकोष में, वर्ग 16 का अंतिम इलेक्ट्रॉन P4 उपकोष में, वर्ग 17 का अंतिम इलेक्ट्रॉन P5 उपकोष में, और वर्ग 18 का अंतिम इलेक्ट्रॉन P6 उपकोष में जाता है। इतना बेसिक आपको नॉलेज इसके विषय में होना चाहिए कि पी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, पी ब्लॉक के तत्वों में कितने समूह या कितने वर्ग होते हैं, पी ब्लॉक के तत्वों को किस समूह को क्या नाम होता है, किस समूह का अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में जाता है। इतना आपको बेसिक नॉलेज इसके विषय में होना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, अब हमको क्या पढ़ना है। तो अगर मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको स्टार्ट करूं तो हमको पी ब्लॉक में सबसे पहले पढ़ना है भैया नाइट्रोजन फैमिली को। किसके विषय में पढ़ना है बेटा? नाइट्रोजन फैमिली के विषय में पढ़ना है, और इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए नोट्स आप प्रॉपर बनाइएगा, ताकि जब आप बोर्ड के समय रिवीजन के लिए आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, ना बार बार आपको इधर 2 पेज ढूंढ रहे उधर 2 पेज ढूंढ रहे, ऐसा ना करना पड़े, ताकि आपको बोर्ड के समय एक कॉपी हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है आंसर करते समय, कुछ और सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, ताकि आप अपनी नोट्स से उस चीज को स्टडी कर सके, ठीक। तो नोट्स आप प्रॉपर बनाइएगा। स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला हम लोग पी ब्लॉक का पहला पार्ट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नाइट्रोजन फैमिली को, ठीक। आवर्त सारणी में
समूह 15 जिसको मेंडलीव की आवर्त सारणी में 5A बोला गया था, V5 में पाए जाने वाले तत्वों को नाइट्रोजन परिवार कहते हैं। तो पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि आवर्त सारणी में जो वर्ग संख्या 15 या मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जो 5A थी उसमें जितने भी तत्व पाए जाते हैं उनको हम लोग नाइट्रोजन परिवार कहते हैं। इस परिवार में कुल 6 सदस्य होते हैं। नाइट्रोजन परिवार में कुल बेटा कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें क्या है का डाउट। ठीक, नाइट्रोजन परिवार को निकोजेंस परिवार भी कहते हैं। इसको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना कि निकोजेंस परिवार क्या होता है। अगर आपका बोर्ड कह दे कि निकोजेंस परिवार के तत्वों को लिखिए तो आपको वहां पे समझ जाना है कि उसने बोर्ड ने आपसे क्या पूछा बेटा, नाइट्रोजन परिवार के विषय में पूछा। तो इसको बिल्कुल हेडलाइन कर लेना, हाईलाइट कर लेना। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपसे अगर बोर्ड वाला पूछ रहा है कि निकोजन फैमिली या निकोजन परिवार किसे कहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक बेटा, तो इसको हाईलाइट कर लेंगे आप लोग सही से। मैं भी कर देता हूं ताकि आपको ये पॉइंट हाईलाइट रहे। तो याद रखना है कि नाइट्रोजन परिवार को हम लोग निकोजेंस परिवार भी कहते हैं। चलते हैं बेटा आगे। निकोजेंस जो शब्द है वो वो रशियन भाषा के, जो लैटिन भाषा है, रशिया में लैटिन भाषा बोली जाती है, उसके पिन्यूकोनाइड्स से लिया गया है। किससे लिया गया भैया? पिन्यूकोनाइड्स से लिया गया है। और जिसका मतलब होता है सफोकेशन, मतलब जला देना। ऐसे तत्व जो हमारी त्वचा या किसी भी चीज के संपर्क में आने पे उसको जला देते हैं उसको हम लोग पिकोनाइड्स बोलते हैं। और उन्हीं पिकोनाइड्स की वजह से, क्योंकि नाइट्रोजन परिवार के जितने भी तत्व होते हैं ये आपके बॉडी में टच करने पे वहां पे बर्न कर देते हैं, इसलिए उनको हम लोग निकोजेंस भी कहते हैं। तो याद रखना, निकोजेंस जो शब्द है वो लैटिन भाषा के, जो कि रशियन बोली जाती है, उसके पिनिकोनाइड्स से लिया गया है। और पिनिकोनाइड्स का हिंदी में मतलब होता है सफोकेशन, जो तत्व हमको जला दें, जिनको टच करने में हम जल जाते हैं। ठीक बेटा, आगे चलते हैं। फिर बोला गया है वे तत्व जो M-3 आयन बनाते हैं उन्हें निकोटाइड्स कहते हैं। मतलब ऐसे तत्व जो 3 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। M-3 का मतलब है ऐसे तत्व जो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं उनको हम लोग निकोटाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? निकोटाइड्स कहते हैं। अतः नाइट्रोजन परिवार के यौगिकों को निकोटाइड्स कहा जाता है। इसीलिए अब लोग जो नाइट्रोजन परिवार के तत्व होते हैं इनके जो यौगिक बनते हैं, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के जो यौगिक बनते हैं इनको आप लोग निकोटाइड्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं बेटा? निकोटाइड्स कहते हैं। तो इस तरह की चीजें हाईलाइट रखना बेटा, जिस तरह से मैं अपनी कॉपी में आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ इसी तरह से आपको भी हाईलाइट रखना है, ताकि जब आप रिवीजन करें तो मेन पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए कि जो नाइट्रोजन परिवार होता है उन्हें हम लोग निकोजेंस परिवार, निकोजेंस भी कहते हैं। निकोजेंस जो शब्द है वो रशियन भाषा के, लैटिन भाषा के पिनोकोनाइड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सफोकेशन। फिर ऐसे तत्व जो -3 आयन बनाते हैं, ऐसे तत्व जो -3 आयन बनाते हैं, कैसे आयन बनाते हैं बेटा? -3 आयन बनाते हैं, उनको हम लोग निकोटाइड्स कहते हैं। और निकोटाइड्स का मतलब होता है, निकोटाइड्स कहते हैं। और नाइट्रोजन परिवार के तत्वों को इसीलिए हम लोग निकोटाइड्स कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। ठीक बेटा, अब आपको ये टेबल याद रखनी है। एक तरफ बेटा इस तरह से बनाना है तत्व, फिर परमाणु क्रमांक, परमाणु भार और उसको याद करने की ट्रिक। ठीक है, तो तत्व बेटा अगर आपको इन तत्वों का नाम नहीं पता तो उनको आप एक और कॉलम बना लेंगे जिसमें नाम लिखेंगे। तो सिंबल N को हम लोग नाइट्रोजन पढ़ते हैं, P को फास्फोरस कहते हैं, S को आर्सेनिक पढ़ते हैं, SB को एंटीमनी पढ़ते हैं, BI को बिस्मथ पढ़ते हैं, और UUB को आपको पढ़ना नहीं है क्योंकि ये आपका रेडियो एक्टिव है और इनको हम लोगों को सिलेबस में नहीं बताया गया है। ठीक, तो आपको ये ऊपर के 5 याद होने चाहिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये आपके नाइट्रोजन परिवार के तत्व होते हैं। परमाणु क्रमांक की बात की जाए तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, फास्फोरस का 15, आर्सेनिक का 33, एंटीमनी का 51, बिस्मथ का 83 और लास्ट वाले का 115 होता है। ठीक है, परमाणु भार आपको इनमें से 2 का याद रखना चाहिए। नाइट्रोजन का परमाणु भार आपको लर्न होना चाहिए 14 होता है और फास्फोरस का याद होना चाहिए बेटा 31 होता है। याद कैसे रखेंगे? नाइट्रोजन को नेहा से, पी को प्रियंका से, एस को ऐश्वर्या से, SB को सब से और BI को बिंदास से याद रखेंगे। तो पूरी ट्रिक हो गई, नेहा प्रियंका सब बिंदास, नेहा प्रियंका ऐश्वर्या सब बिंदास। ठीक बेटा, अब देखो अगर आपको परमाणु भार भी याद, परमाणु क्रमांक याद करने में कोई दिक्कत है तो मैं उसकी भी ट्रिक बता देता हूँ। अगर ये P ब्लॉक के तत्व हों बेटा, किसके हों? P ब्लॉक के तत्व हों, P ब्लॉक के तत्व हों तो पहले तत्व का याद होना चाहिए। रूल ये कहता है कि पहले तत्व का परमाणु भार याद होना चाहिए, पहले तत्व का परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, क्रमांक याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। पहला रूल ये है। अब आगे के लिए क्या करना है, जैसे आपको
उस पहले के बाद दूसरे वाले को लिखना है तो आप लोग 8 जोड़ देना। फिर आगे लिखना है बेटा तो आप 18 जोड़ देना। फिर आगे लिखना है तो 18 जोड़ देना। फिर आगे लिखना है बेटा, ठीक। फिर आपको 18 दो, पहले 8 जोड़ दिया, फिर 18 जोड़ दिया, फिर 18 जोड़ दिया और फिर 32 को आपको जोड़ देना है। इस तरह से आपके सभी तत्वों के परमाणु भार आपके आ जाएंगे। जैसे मैं दिखा देता हूँ, देखिए 7 है, अब 7 को हमको याद होना चाहिए। अब मान लीजिए फास्फोरस याद करें तो पहले आप 8 जोड़ दीजिए, तो 7 8 15 होते हैं बेटा। अब देखिए हमको फास्फोरस का 15 आ गया, अब अगले तत्व को अगर याद करें उसमें 18 जोड़ दीजिए, तो जब 15 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 33 हो जाएगा। अब अगले के लिए फिर 18 जोड़ना है, तो 33 और 18 कितना हो गया, 51 हो गया। अब फिर कितना जोड़ना है बेटा, 32 जोड़ना है, तो 32 कितना हो गया आपके पास, 83 हो गया, ठीक। अब आगे जाने के लिए फिर आपको 32 जोड़ना होगा। तो ये आपके पास ट्रिक हो गई। तो अगर आपको पहले तत्व का परमाणु क्रमांक याद है, पी ब्लॉक का तत्व है, तो आगे के लिए ये मैजिक नंबर याद रखना है कि 8 18 18 32 32 जोड़ेंगे तो सभी के परमाणु क्रमांक आ जाएंगे। ये पी ब्लॉक के किसी भी वर्ग या समूह के लिए अप्लाई होगा रूल, ठीक। ये केवल पी ब्लॉक के लिए है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं आगे बेटा। अब छोटी छोटी चीजें और आपको जो यहाँ पे याद होनी चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के विषय में अगर हम लोग बात करें बेटा, किसके विषय में बात करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के विषय में। तो नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP3 प्रकार का होता है। जो हमारा नाइट्रोजन परिवार के तत्व होते हैं, इनके बाहरी कोष का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NH2 NP3 प्रकार का होता है, जहाँ पे N जो है हमको आवर्त संख्या बताता है कि वह तत्व किस आवर्त का है। जो N है आपका वो क्या बताता है बेटा, कि जो तत्व है आपका वो किस आवर्त का है, इस बात को बताता है। तो याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो नाइट्रोजन परिवार के तत्वों का होता है, उनके बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेटा NH2 NP3 टाइप का होता है, जहाँ पे जो N है वो आपको आवर्त संख्या को प्रदर्शित करेगा। वो किसको प्रदर्शित करेगा बेटा, आवर्त संख्या को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। मैं कुछ तत्वों को आपको दिखा देता हूँ उनको करके। जैसे नाइट्रोजन का देखिए, अब मैं इसकी भी ट्रिक आपको बताता हूँ कैसे लिखना है। किसी भी वर्ग का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो उसकी मैं ट्रिक बता दूंगा आपको आज। देखिए मान लीजिए आपको नाइट्रोजन परिवार का लिखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसका लिखना है बेटा, नाइट्रोजन फैमिली का लिखना है, ठीक। तो आप नाइट्रोजन के एलिमेंट लिख दीजिए, लिख दिए बेटा। अब जो आपका ग्रुप 18 है उसके तत्व लिख दीजिए, ठीक है, इस तरह से ब्रैकेट में क्रम से, ठीक है, ये लिख दिया बेटा। अब इसके आगे देखिए क्या करना है आपको, यहां से 2 से स्टार्ट करना है। किससे स्टार्ट करना है बेटा, 2 से। तो 2s2 2p1, ये नाइट्रोजन फैमिली का 3 2p3, क्योंकि लास्ट का क्या होता है p3। फिर लिखना है आपको 2 के आगे 3s2 4s2 5s2 6s2, ये लिख दिया बेटा। अब इसके बाद आपको लिखना है 2 हो गया तो इसी के नीचे आ जाइए 3p3 4p3 5p3 और 6p3, इस तरह से इनको लिख दिया। अब याद रखिएगा डी कहाँ लगेगा, तो 4s अगर कहीं पे लिखा हो तो उसके पहले 3d को लगा देना है। तो ये 4s दिख रहा है, इसके पहले 3d 10 डाल देंगे, 3d 10 बन गया। अब इसके नीचे बढ़ते हुए चले जाएंगे, 10 हो जाएगा, 5d 10 हो जाएगा। और जो 4f है उसको इंट्रोड्यूस करोगे 6s से पहले, ये बेटा 6s है तो इससे पहले आप लोग किसको डाल देंगे भैया, 4f को डाल देंगे। किसको डाल देंगे, 4f 14 को डाल देंगे। बस इतना आपको याद रखना है कि 3d कहाँ से लगेगा, 4s के पहले और उसके नीचे लगने लगेगा एक एक बढ़ के, और जो f है 4f वो आपको 6s से पहले आएगा। तो ये आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का किसी भी वर्ग के लिए शॉर्ट ट्रिक है, ठीक। इसको आप समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ, और मैंने यहाँ पे लिख रखा है देखिए। अब हम चलते हैं नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के गुण धर्मों के विषय में पढ़ते हैं। किसके विषय में पढ़ते हैं बेटा, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के बेसिक गुण धर्म क्या क्या होंगे। तो उपस्थिति की अगर बात करें तो पहली बात याद रखना, नाइट्रोजन मुक्त तथा संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जो नाइट्रोजन है वो मुक्त तथा संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है, जबकि अन्य नाइट्रोजन परिवार के तत्व केवल और केवल संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। जबकि इसके अलावा जितने भी नाइट्रोजन परिवार के तत्व होते हैं वो केवल और केवल बेटा संयुक्त अवस्था में मिलते हैं। वो केवल और केवल किस अवस्था में मिलते हैं बेटा, संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग नाइट्रोजन की उपस्थिति की बात करें तो वायुमंडल में 78% भाग नाइट्रोजन गैस का होता है। जो हमारा वायुमंडल होता है उसमें 78% जो भाग है वो केवल और केवल आपके नाइट्रोजन गैस का है।
यह मुख्य रूप से चिली सॉल्ट पीटर, इसका फार्मूला याद रखना बेटा, चिली सॉल्ट पीटर का फार्मूला होता है NaNO3 कॉमा इंडियन सॉल्ट पीटर फार्मूला होता है KNO3। इंडियन सॉल्ट पीटर का फार्मूला क्या होता है भैया, KNO3 में पाया जाता है। तो ये मुख्य रूप से इंडियन सॉल्ट पीटर और चिली सॉल्ट पीटर में पाया जाता है। दोनों के फार्मूला में चिली के लिए Na लगेगा और इंडियन के लिए K लगेगा बेटा। ठीक, अब आगे देखिए, नाइट्रोजन सजीवों में प्रोटीन, एमिनो अम्ल तथा न्यूक्लिक अम्ल के रूप में पाया जाता है। जो हमारे पास नाइट्रोजन होता है वो सजीवों के अंदर प्रोटीन, एमिनो अम्ल तथा न्यूक्लिक अम्ल के रूप में पाया जाता है। ये आपके नाइट्रोजन की उपस्थिति हो गई, कहाँ कहाँ मिलेगा। इसी तरह से अगर हम बात करें बेटा फास्फोरस की, किसकी बात करें बेटा, फास्फोरस की। फास्फोरस की अगर हम बात करें तो हड्डियों और दांतों में 60% फास्फोराइट पाया जाता है। इस बात को विशेष हाईलाइट रखना बेटा कि जो हड्डियां या दांत होते हैं उसमें जो 60% होता है वो फास्फोराइट होता है। क्या होता है बेटा, फास्फोराइट। और ये फास्फोराइट का फार्मूला हो गया Ca3PO4 का होल ट्वाइस। ठीक, बाकी जैसे आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, ये भू प्रॉपर्टी में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ जो है भू प्रॉपर्टी में बहुत कम पाया जाता है। ये तत्व मुख्य रूप से धातु सल्फाइड के रूप में पाए जाएंगे। अगर ये पाए भी जाएंगे तो बेटा किसके रूप में पाए जाएंगे बेटा, धातु सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में पाए जाते हैं बेटा, धातु सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं। ठीक, जैसे आर्सेनिक का धातु सल्फाइड हो गया FeAS, एंटीमनी का हो गया Sb2S3 और बिस्मथ का हो गया Bi2S3। ठीक, ये हो गए आपके। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अगर हम लोग इनके भौतिक अवस्थाओं की बात करें तो इस परिवार का जो प्रथम तत्व होता है, इस परिवार का प्रथम तत्व जो है नाइट्रोजन जिसको कहते हैं, वो आपका गैस होता है। इस परिवार का जो प्रथम तत्व है वो हमारा बेटा गैस होता है। प्रथम तत्व हमारा क्या होता है बेटा, गैस होता है। जो प्रथम तत्व होता है इस परिवार का वो गैस होता है। फास्फोरस मोम की तरह मुलायम ठोस होता है, जो कि अब दूसरा जो तत्व है इस परिवार का वो आपका फास्फोरस होता है और मोम की तरह मुलायम होता है। जबकि शेष सभी तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। कमरे के ताप पे बाकी जितने भी तत्व होते हैं वो कैसे पाए जाते हैं बेटा, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे नाइट्रोजन की बात की जाए ये गैस होगा, फास्फोरस की बात की मोम जैसा होगा, मोम जैसा ठोस होगा, जिसका मतलब होता है जिसको सरलता से वाष्पशील बनाई जा सके, वाष्प बनाई जा सके। बाकी आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ ये तीनों केवल और केवल ठोस अवस्था में पाए जाएंगे। अगर हम बात करें बेटा धात्विक गुण की, तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में या समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है। इस बात को याद रखना कि समूह में अगर आप ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो धात्विक प्रवृत्ति का मान जो है बढ़ेगा। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस अधातु होते हैं, आर्सेनिक और एंटीमनी उपधातु होते हैं और बिस्मथ जो है वो धातु होती है। बिस्मथ क्या होती है बेटा, धातु होती है। इसी तरह से हम लोग परमाणुविकता या आणविकता की बात करें, इसको कुछ बुकों में आणविकता भी लिखी है, तो आपके लिए दोनों सही होने चाहिए, नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाए कि सर ने तो परमाणुविकता बताई है, बोर्ड ने आणविकता पूछ रखी है। तो परमाणुविकता हो या आपकी आणविकता हो, ठीक है, दोनों का एक ही मतलब होता है। परमाणुविकता और आणविकता का एक ही मतलब होगा। ठीक, इसका मतलब होता है कि जो आपका अणु मिल रहा है वो कमरे के ताप में कितने अणुओं के साथ पाया जा रहा है, कितने परमाणु मिल के बन रहा है अणु, ये होता है आपकी परमाणुविकता। ये क्या होती है बेटा, हमारी परमाणुविकता। तो नाइट्रोजन द्विक परमाणुविक अणु होता है, मतलब नाइट्रोजन हमेशा N2 के रूप में पाया जाएगा। बाकी से सभी तत्व टेट्रा परमाणुविक अणु के रूप में पाए जाते हैं, मतलब उनमें चार चार तत्व एक साथ होंगे। जैसे एंटीमनी का ये बना है, फास्फोरस हो गया तो वो आपका P4 के रूप में पाया जाएगा। ठीक है, आर्सेनिक हो गया तो वो AS4 के बीच, वो आर्सेनिक हो गया तो AS4 पाया जाएगा, एंटीमनी है तो Sb4 पाया जाएगा। तो कमरे के ताप में नाइट्रोजन डायटोमिक, जबकि बाकी सभी तत्व टेट्रा परमाणुविक अणु के रूप में पाए जाते हैं। अगर हम लोग आगे बेटा गलनांक तथा क्वथनांक की बात करें तो याद रखना कि क्वथनांक तथा गलनांक की अगर बात करें, समूह 15 के तत्वों से नीचे या समूह 15 में ऊपर से नीचे जाने पर सामान्यतः गलनांक तथा क्वथनांक बढ़ता है। अगर समूह 15 में आप ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ऊपर से कहाँ जा रहे हैं, नीचे, तो गलनांक तथा क्वथनांक बढ़ेगा। और यहाँ एक अपवाद है, इसलिए इसको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट करना है, क्योंकि ज़्यादातर जो आपके अपवाद होते हैं वही पूछा जाता है, चाहे वो बोर्ड हो या कोई एंट्रेंस एग्जाम होती है। यहाँ पे अपवाद क्या है, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ अपवाद का क्या बात है बेटा। अभी आपने लिखा कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु गलनांक तथा क्वथनांक का मान बढ़ता है, गलनांक तथा क्वथनांक का मान बढ़ता है। तो ये हो गया बेटा वर्ग, ये बेटा हो गया आपका वर्ग। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा जो गलनांक क्वथनांक वो बिस्मथ का होना चाहिए था, फिर एंटीमनी का, फिर आर्सेनिक का, उससे कम फास्फोरस का और सबसे कम नाइट्रोजन का होना चाहिए, तभी तो ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ेगा। बढ़ने का मतलब तो यही है कि सबसे ज्यादा नीचे वाले का, उससे कम उससे ऊपर वाले का, उससे कम उससे ऊपर वाले का और सबसे कम सबसे ऊपर वाले का। ठीक,
ये इसका मतलब हुआ। लेकिन अब जब हमने इसको लैब में प्रैक्टिकल के द्वारा देखा तो पता चला बेटा एक्सपेरिमेंट में कि जो बिस्मथ का है उसका जो आपका गलनांक और क्वथनांक होता है वो कम होता है एंटीमनी का। तो इसलिए इसको याद रखना, अपवाद की तरह है। सबसे ज्यादा गलनांक और क्वथनांक होता किसका बेटा? एंटीमनी का, फिर बिस्मथ का, फिर आर्सेनिक का, फिर फास्फोरस का, फिर नाइट्रोजन का। ठीक, इसके बाद सॉरी ये आपका क्वथनांक का क्रम है। अब मैं गलनांक की अगर बात करूं तो सामान्यतः ऊपर से नीचे यहाँ पे जो गलनांक है वो बढ़ता है। गलनांक क्या होता है बेटा? बढ़ता है। तो ये भी अपवाद है। अब गलनांक अगर बढ़ेगा तो यही क्रम होना चाहिए, सबसे ज्यादा बिस्मथ का, फिर एंटीमनी, फिर आर्सेनिक, फिर फास्फोरस, फिर नाइट्रोजन। लेकिन क्रम क्या आ रहा है बेटा? सबसे ज्यादा आर्सेनिक का, फिर बिस्मथ का, फिर एंटीमनी का, फिर फास्फोरस का, फिर नाइट्रोजन का। तो इनको बेटा याद रखना, ये दो आपके मेन हेडलाइन है मेरे तरफ से, क्योंकि दोनों के दोनों आपके जो है अपवाद के रूप में है। जो क्रम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, इसमें कोई और क्रम आ रहा है। ठीक, अब हम बात करते हैं घनत्व की। याद रखना, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों का परमाणु क्रमांक क्या होता है बेटा? बढ़ता है। अतः घनत्व बढ़ेगा, जिसके कारण क्या होगा बेटा? घनत्व बढ़ेगा। अगर ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व बढ़ता है तो क्या क्रम ये होगा बेटा? सबसे ज्यादा बिस्मथ, फिर एंटीमनी, फिर आर्सेनिक, फिर फास्फोरस, फिर नाइट्रोजन। क्योंकि ऊपर से नीचे गए हैं, ऊपर नीचे यहाँ पे घनत्व बढ़ रहा है तो सबसे ज्यादा बिस्मथ, एंटीमनी, फिर आर्सेनिक, फिर फास्फोरस, फिर आपका नाइट्रोजन। तो ये देखिए बेटा यही क्रम लिखा है, तो इसको याद रखना है। अब आगे चलते हैं भैया परमाणु त्रिज्या की अगर हम लोग बात करें तो परमाणु त्रिज्या में याद रखना कि ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों का परमाणु आकार बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों का परमाणु आकार बढ़ता है, जिसके कारण परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। तो बेटा यही ऑर्डर अब भी हो जाएगा, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ेगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा बिस्मथ, फिर एंटीमनी, फिर आर्सेनिक, फिर फास्फोरस, सबसे कम नाइट्रोजन। तो ये भी देखिए क्रम लिखा है, बिस्मथ, एंटीमनी, आर्सेनिक, फास्फोरस, नाइट्रोजन। अब हम लोग बात करते हैं बेटा आयनन ऊर्जा की। किसकी बात करते हैं बेटा? आयनन ऊर्जा की। इसको इंपॉर्टेंट कर लेना बेटा कि आयनन ऊर्जा क्या, मैं इसको ध्यान से बेटा। पहली बात, आयनन ऊर्जा, आयनन विभव और आयनन एंथैल्पी, ये तीनों एक होता है। बोर्ड वाला आपसे आयनन ऊर्जा पूछे तो यही आपको आंसर देना है, आयनन विभव पूछे तो भी यही आंसर देना है, और आयनन एंथैल्पी पूछ रहा है तो भी आपको यही आंसर देना है। सबसे पहले तो आपको ये चीजें छोटी छोटी पता होनी चाहिए कि पता चला मैंने आयनन ऊर्जा लिखा दी, अब बोर्ड वालों ने आयनन विभव आपसे पूछ लिया तो आपको ये हो जाए लो सर ने तो ये हमको कराया ही नहीं था, या मैंने आयनन विभव लिखा दिया और उसने आयनन एंथैल्पी पूछ ली तो आप लोग कंफ्यूज हो जाए। तो इन तीनों को एक ही नाम होता है, पहले ये बात समझ लीजिए। चाहे वो आयनन ऊर्जा हो, चाहे आयनन विभव हो, चाहे आयनन एंथैल्पी हो, तीनों का मतलब एक ही होता है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं बेटा आगे, देखिए आयनन ऊर्जा की बात करते हैं। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों का आकार बढ़ता है। जब हम लोग आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आपका क्या होता है? तत्वों का आकार बढ़ता है। अतः नाभिक तथा बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला आकर्षण बल घट जाता है। जो नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन होता है, इनके बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल का मान है वो घट जाता है, जिसके कारण बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है। अब आकर्षण बल अगर नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में घट गया तो जो बाहरी कक्षक का इलेक्ट्रॉन है उसको आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, आसानी से निकाला जा सकता है। अतः ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा क्या है? इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई ऊर्जा। तो अगर उसको आप लोग, तो आयनन ऊर्जा क्या होती है? किसी भी गैसीय परमाणु के बाहरी कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा को हम लोग आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो अगर आकर्षण बल कम है तो बेटा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब आसानी से निकाल सकते हैं तो क्या ऊर्जा कम देनी पड़ेगी? बिल्कुल। तो इसीलिए अतः ऊपर से नीचे जाने पर नाइट्रोजन परिवार के तत्वों का आयनन ऊर्जा का मान घटेगा, और घटेगा तो सबसे ज्यादा बेटा नाइट्रोजन, क्योंकि आकार छोटा है, निकालने में ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। फिर फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, और बिस्मथ सबसे कम क्योंकि आकार सबसे बड़ा, और आकार सबसे बड़ा तो आकर्षण बल सबसे कम, और आकर्षण बल जितना कम उतनी कम ऊर्जा। ठीक, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए कुछ चीजें आपको और पता होनी चाहिए, मैं आपको बताता हूं, इसके बाद आगे आप लिखना चालू करेंगे। जैसे हम लोग बात करें बेटा विद्युत ऋणात्मकता की। किसकी बात करें बेटा? विद्युत ऋणात्मकता की अगर मैं आपसे बात करूं तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु आकार बढ़ने के साथ साथ धात्विक लक्षण बनने लगता है। जब आप वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु आकार के साथ साथ धात्विक लक्षण बनने लगता है, जिसके साथ साथ विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। अगर धात्विक लक्षण बढ़ गया तो विद्युत ऋणात्मकता कम हो जाएगी। ठीक, तो विद्युत ऋणात्मकता का घटता क्रम, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता बेटा नाइट्रोजन की होगी, फिर फास्फोरस की होगी, फिर आर्सेनिक, एंटीमनी, और सबसे कम बेटा बिस्मथ की होगी। इसी तरह अगर हम लोग बात करें बेटा चालकता की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? चालकता की। समूह 15 में ऊपर से नीचे जाने पर, समूह 15 में ऊपर से नीचे जाने पर इन तत्वों की चालकता में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि धात्विक गुण बढ़ता है।
चालकता की अगर बात करें तो समूह 15 में अगर आप ऊपर से नीचे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बेटा, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो इन तत्वों की चालकता में वृद्धि हो जाएगी। इनकी चालकता में बेटा क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि धात्विक गुण बढ़ जाता है, क्योंकि वहां से क्या हो जाता है बेटा, धात्विक गुण बढ़ जाता है। तो चालकता का घटता क्रम अगर हम लिखें तो सबसे ज्यादा बेटा बिस्मथ की, उससे कम एंटीमनी की, सबसे इससे कम आर्सेनिक, फास्फोरस, सबसे कम बेटा नाइट्रोजन की। इसी तरह से अगली चीज होती है बेटा संयोजकता। अगली हेडिंग डालिएगा आप लोग संयोजकता। तो अगर हम लोग संयोजकता की बात करें तो वर्ग 15 के तत्वों की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो, अब संयोजकता क्या होती है, किसी भी परमाणु या तत्व के द्वारा अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए या दिए गए इलेक्ट्रॉन, ये दूसरी तरह से किसी भी तत्व के पास उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। आप ऐसे भी याद रखते हैं, किसी भी तत्व के पास उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। तो वर्ग 15 के तत्वों के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण इनकी संयोजकता बेटा 3 हो जाती है, ठीक है, जैसे NH3 हो गया, PCl3 हो गया इत्यादि। जबकि नाइट्रोजन को छोड़कर शेष सभी तत्व उत्तेजित अवस्था में 5 संयोजकता को भी दर्शाते हैं। नाइट्रोजन को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी तत्व हैं वो उत्तेजित अवस्था में बेटा 5 संयोजकता को दर्शाते हैं, क्योंकि उनके पास रिक्त डी कक्षक होता है, क्योंकि उनके पास बेटा रिक्त डी कक्षक हो। जैसे नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2p3। मूल अवस्था की बात की जाए तो मूल अवस्था में 2s पे बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 बाहरी कक्षक बनाया करते हैं, ठीक है बेटा। और p की बात करें 3, और 2d पाया नहीं जाता तो ये तो होगा ही नहीं। अब उत्तेजित के लिए इस इलेक्ट्रॉन को एक कमरा चाहिए, कमरा तो है ही नहीं क्योंकि 2d है नहीं, तो उत्तेजित अवस्था इसकी बनेगी नहीं। अब इसी तरह अगर हम अब देखो इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 3 हो गई। अभी बताया ना, संयोजकता का मतलब होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब आगे चलते हैं बेटा। अब इसी तरह से अगर हम लोग बात करें बेटा फास्फोरस की, किसकी बात करें बेटा, फास्फोरस की, तो फास्फोरस क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अब बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो 3s 3p और 3d। तो अगर मूल अवस्था में अभी उत्तेजित नहीं कर रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन s के हैं और 3 इलेक्ट्रॉन बेटा p के पास है, तो इस समय संयोजकता कितनी है, 3 है। लेकिन अगर हमने उत्तेजित कर दिया बेटा तो ये 3 तो अपनी जगह अनपेड है, यहाँ से 1 और ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ जोड़े में है युग्मित अवस्था में, ये आगे वाले कमरे में चला जाएगा। तो अब देखिए टोटल कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, 5। तो नाइट्रोजन को छोड़कर बाकी सभी तत्व आपके उत्तेजित अवस्था में 5 संयोजकता दिखाते हैं, जबकि समान अवस्था पे 3 दिखाते हैं। अब सवाल ये आ जाए कि नाइट्रोजन आपका 5 संयोजकता क्यों नहीं दर्शाता, तो आपको उसका आंसर केवल इतना से लिखना है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास डी रिक्त कक्षक उपलब्ध नहीं होता है, बस। अगला पॉइंट देखिए बेटा, यौगिकों की प्रकृति के विषय में अगर हम लोग आपसे बात करें तो समूह 15 के तत्वों के जो यौगिक होते हैं, समूह 15 के तत्वों के जो यौगिक होते हैं वो सामान्यतः सहसंयोजी यौगिकों का निर्माण करता है। जो समूह 15 होता है इसके तत्व जो होते हैं वो सामान्यतः कैसे यौगिक बनाता है बेटा, सहसंयोजी यौगिकों का निर्माण करते हैं, ठीक। ये हो गए, कुछ और गुणों को देखते हैं। इनको अच्छी तरह से नोट्स बना लेना, क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर होता है बेटा थ्योरेटिकल चैप्टर होता है और इसमें आपको नोट्स होनी चाहिए और आपको इसको पढ़ना है। अगर आपको कोई भी थ्योरी या कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगला पॉइंट लिखिए बेटा, ऑक्सीकरण अवस्था। इस समूह के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था सामान्यतः -3 +5 या +3 होती है। इस समूह के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था सामान्यतः -3 +3 या +5 होती है, ठीक है, इसको भी हाईलाइट रखना बेटा। तो जो नाइट्रोजन परिवार होता है इसके तत्वों की सामान्यतः जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है या ऑक्सीकरण संख्या होती है वो -3 होती है या +3 होती है, या आपके पास बेटा +5 होती है। क्या होती है बेटा, +5 होती है, ठीक है। आगे देखिए बेटा, अब इसमें कुछ चीजें और आपको छोटी छोटी याद होनी चाहिए, जैसे नाइट्रोजन कभी भी +5 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास डी ब्लॉक नहीं होता है, ठीक है। ये अपवाद है भी, इसके 1-2 एग्जाम्पल मैं ऑक्साइड लिखाऊंगा वहाँ +5 वो दिखाएगा भी नहीं, सॉरी सही है, +5 आपको दिखाएगा भी, ठीक। तो ये आपको बेसिकली बुकों में लिखा है तो इस पॉइंट को हमने भी लिख दिया है, लेकिन ये सही बात नहीं, नाइट्रोजन +5 भी ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। उसके दूसरे कारण है, ये कारण बिल्कुल सही है कि उसके पास डी कक्षक नहीं होता, लेकिन उसको +5 दिखाने के और भी कारण होते हैं, ठीक। अगली चीज बेटा, ऊपर से नीचे जाने पर -3 ऑक्सीकरण प्रदर्शित करने की जो प्रवृत्ति है वो घटती है। इसको बिल्कुल हाईलाइट रखना बेटा, ऊपर से अगर आप नीचे जा रहे हैं वर्ग में या समूह में 15 वाले, तो उसमें जो -3 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करने की जो प्रवृत्ति है वो घटेगी, जबकि
नाइट्रोजन परिवार में ऊपर से नीचे जाने पर +3 ऑक्सीकरण अवस्था की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ेगी। +3 की जो ऑक्सीकरण अवस्था ऊपर से नीचे जाने पर वो बढ़ेगी, और नाइट्रोजन परिवार में ऊपर से नीचे जाने पर +5 ऑक्सीकरण अवस्था की जो प्रवृत्ति है वो घटेगी। तो ऊपर से नीचे जाने पे -3 और +5 ऑक्सीकरण संख्या की प्रवृत्ति घटती है, जबकि +3 ऑक्सीकरण संख्या की प्रवृत्ति बढ़ती है। इनको याद रखना बेटा, ठीक है। देखिए बेटा, एंटीमनी और बिस्मथ समान परिस्थितियों में ये +3 ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करते हैं। कितनी बेटा? +3 को प्रदर्शित करते हैं। परंतु अगर ये आपको +5 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित कर रहा है तो इसका मतलब जो यौगिक बना है वो सहसंयोजक यौगिक होगा। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लीजिए। समान परिस्थितियों में बिस्मथ और एंटीमनी +3 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है, पर किसी यौगिक में अगर उसकी ऑक्सीकरण संख्या बिस्मथ या एंटीमनी की +5 आ जाए, बेटा कौन सी आ जाए भैया? +5 आ जाए, तो इसका मतलब वह जो यौगिक है वो सहसंयोजक यौगिक है। नाइट्रोजन +1, +1, +2, +4 ऑक्सीकरण संख्या भी प्रदर्शित करता है, जबकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। पर यह ऑक्सीकरण संख्या तभी प्रदर्शित करेगा +1, +2, +4 जब नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन से जुड़ा हो, ठीक है। अपर रूपता की बात करते हैं, अगर बिस्मथ को छोड़कर बाकी सभी तत्व जो है आपके अपर रूपता को प्रदर्शित करते हैं। बिस्मथ को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी तत्व हैं वो सब आपके अपर रूपता को प्रदर्शित करते हैं। नाइट्रोजन के 2 अपर रूप होते हैं, अल्फा नाइट्रोजन और बीटा नाइट्रोजन। एक होता है बेटा अल्फा नाइट्रोजन और एक क्या होता है आपके पास? बीटा नाइट्रोजन होता है। इनमें से एक गैस होता है और एक ठोस होता है। ये जो दो आपके पास अपर रूपता को प्रदर्शित करता है, इसमें से एक बेटा ठोस होता है और एक क्या होता है बेटा? गैस होता है, ठीक। आगे देखिए, फास्फोरस के मुख्यतः तीन अपर रूप होते हैं। एक होता है रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस और व्हाइट फास्फोरस। इसी तरह से आर्सेनिक के बेटा 3 अपर रूप होते हैं, ग्रे आर्सेनिक, येलो आर्सेनिक और ब्लैक आर्सेनिक। एंटीमनी के 3 होते हैं बेटा, धात्विक एंटीमनी, पीला एंटीमनी या अल्फा एंटीमनी, विस्फोटक एंटीमनी। बिस्मथ का कोई आपका अपर रूप होता नहीं है। अगला जो भौतिक गुण है वो है बेटा श्रृंखलन। तो किसी भी तत्व के पास समान परमाणुओं द्वारा परस्पर मिलकर एक लंबी खुली या बंद श्रृंखला को प्रदर्शित करना श्रृंखलन कहते हैं, और नाइट्रोजन परिवार में ये प्रवृत्ति पाई जाती है, ठीक है। श्रृंखला क्या होती है इस बात को समझ लेना। किसी भी तत्व के समान परमाणुओं द्वारा परस्पर मिलकर एक लंबी खुली तथा बंद संरचना को ही श्रृंखलन कहते हैं, ठीक। अब हमको पढ़ना है नाइट्रोजन परिवार के रासायनिक गुणधर्म, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज जितना भी आपको पढ़ाया गया है इसकी अच्छी तरह से प्रॉपर आप नोट्स बना लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा है? बोर्ड के लिए आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस बातों को आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे कि आपके लिए वीडियो कैसा लगा, आपके बोर्ड की प्रिपरेशन को लेकर इससे कितनी हेल्प हो रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।